कैसे बेटा? मस्त, वेरी गुड, मुस्कुराते रहो। मस्त, वेरी गुड, बहुत सुंदर बेटा। हम लोग क्या कर रहे हैं? वास्तविक संख्याएं कर रहे हैं। वास्तविक संख्याएं हम 10th में चैप्टर 1 में आता है। इसमें 2 एक्सरसाइज हैं। पहले 4 एक्सरसाइज होती थी, अब 2 एक्सरसाइज हैं। एक एक्सरसाइज हम लोग कर चुके हैं पिछले सेशन में। इस सेशन में हम लोग 1.2 करेंगे। ठीक है, इसके बेसिक में, इसके परिचय में, इसके इंट्रोडक्शन में क्या बेटा कुछ ज्यादा चीजें नहीं है। बस इतनी सी बात है क्या कि यदि कोई भी एक अभाज्य संख्या है, वो किसी पूर्णांक को विभाजित करती है, पूर्णांक के स्क्वायर को, तो पूर्णांक को भी विभाजित करेगी। ठीक है, जैसे मान लो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जैसे मान लीजिए 10 के स्क्वायर को, 10 के स्क्वायर को क्या आएगा बेटा? 10 का स्क्वायर 100 आएगा। 100 को 2 से हम डिवाइड कर सकते हैं। तो ये कहता है कि यदि हम 10 के स्क्वायर को डिवाइड कर सकते हैं 2 से, तो हम 10 को भी 2 से डिवाइड कर लेंगे। बस इतनी सी बात है। कहता है कि यदि p एक अभाज्य संख्या है, p जैसे हमारा 2 एक अभाज्य संख्या है, एक प्राइम नंबर है। p कोई भी अभाज्य संख्या है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है। और ये जो अभाज्य संख्या है p, ये a स्क्वायर को विभाजित करती है। यदि a स्क्वायर को विभाजित कर रही है, पूरे सिस्टम को विभाजित कर रही है, तो ये a को भी विभाजित करेगी। बस यही कह रहा है। क्या कह रहा है? यदि p एक अभाज्य संख्या है और p a स्क्वायर को विभाजित करती है, तो p a को भी विभाजित करेगी। जहां a क्या है? कोई धनात्मक पूर्णांक है, जिससे हम विभाजित कर रहे हैं, वो कोई धनात्मक पूर्णांक है। बस इतनी सी जानकारी के आधार पे हम लोग इस एक्सरसाइज कि ये क्वेश्चंस कर सकते हैं। ये क्वेश्चंस क्या बेटा? एक नमूना है, एक सैंपल है। आपको बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं बेटा, लेकिन ये आप सैंपल ठीक से कर ले गए। एनसीईआरटी में जो 1.2 में जो 3 क्वेश्चन ये दे रखे हैं, ये ठीक से आप कर ले गए, तो आप एनसीईआरटी में जो एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, उदाहरण दे रखे हैं, उनको भी आप कर लोगे। और जो आपके स्कूल से जो रेफरेंस बुक चलती है एनसीईआरटी के अलावा, उसके भी सारे क्वेश्चंस कर लोगे। तभी आपको लगभग 5 से 6 नंबर 70 में से मिलेंगे। ठीक है, 70 में से 5 या 6 मिल जाएंगे, पूरे के पूरे मिलेंगे। कब? जब बढ़िया प्रैक्टिस होगी। और बढ़िया प्रैक्टिस करने के लिए क्या जरूरी है बेटा? इसका कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में ठीक से बैठ जाए। जब ये हमने ठीक से सीख लिया, तो इसके आधार पे हम नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस खूब ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करेंगे, ज्यादा से ज्यादा सोल्यूशन करेंगे, तो हमारी दिमाग की परतें खुलती जाएंगी। और कोई क्वेश्चन फिर परीक्षा हाल में जब हम परीक्षा दे रहे होंगे, तब क्वेश्चन पढ़ करके हमको ये नहीं लगेगा अरे ये तो हमने किया ही नहीं था, इस टाइप का तो हमने किया नहीं था। इसलिए वहां अरे न निकले, वहां अरे ये तो हमने किया नहीं था, ये न निकले, वहां ये निकले अरे वाह ये तो आता है, ये निकले। इसलिए ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। इसलिए इतना आना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये बहुत कम है, लेकिन आपको ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो इतना हम लोग करते हैं पहले। तो इसके लिए, इनको करने के लिए बस ये चीज हमको याद रखना है कि यदि हम p से, p कोई अभाज्य संख्या है, उससे a स्क्वायर को विभाजित कर लेते हैं, तो जो p है वो a को भी विभाजित करेगा। जैसे हमने एग्जाम्पल दिया था कि 2 से यदि 10 का स्क्वायर, यानी 2 से यदि हम 100 को डिवाइड कर लेते हैं, तो 2 से 10 भी डिवाइड होगा। ठीक है, 10 का स्क्वायर, 10 का वर्ग कितना हुआ? 100। ठीक है, यदि हम 2 से 10 के वर्ग को, 2 से 10 के वर्ग को विभाजित कर लेते हैं, तो 2 से 10 भी विभाजित होगा। बस इतनी सी बात है। इसी के आधार पे हम लोग क्वेश्चन करेंगे। अब देखो, जो हमारा पहला क्वेश्चन है, ठीक है, जो पहला क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक परिमेय संख्या है। क्या बेटा? सिद्ध कीजिए कि √5 एक परिमेय नहीं, क्या अपरिमेय संख्या है। अच्छा, अब ऐसे क्वेश्चन में देखो बेटा, ये √5 हम लोग करने जा रहे हैं बेटा।
रूट 5 हम जैसे करेंगे उसी के आधार पे बिल्कुल ट्रू कॉपी है हमको रूट 2 में अप्लाई करना है, वही चीज हमको रूट 3 में अप्लाई करना है, वही चीज हमको रूट 7 में अप्लाई करना है। बस इनमें से कोई एक क्वेश्चन आपकी परीक्षा में जरूर आएगा। क्या कहेगा? कहेगा कि सिद्ध करो कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, या ये आ सकता है कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, या ये आ सकता है कि रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, या आ सकता है रूट 7 में एक अपरिमेय संख्या है। तो आप समझ लो 2025-26 में इसमें से एक प्रश्न आना निश्चित है। 3 नंबर का क्वेश्चन अभी से आउट है। ठीक है, यदि आप ठीक से प्रैक्टिस कर लो। रूट 2 एनसीईआरटी के उदाहरण में दे रखा है, रूट 5 क्वेश्चन में दे रखा है, तो रूट 5 हम लोग करते हैं। जैसे जैसे रूट 2 है वैसे वैसे रूट 5 है, वैसे ही रूट 3 करना है, वैसे रूट 7 करना है। बस जो हम मेथड अपनाएंगे, जो तरीका अपनाएंगे, वही तरीका अपनाना है। बस 5 की जगह पे यदि रूट 3 आ रहा है तो 5 की जगह पे 3 रखते जाना है, या 5 की जगह पे 7 रखते जाना है। बस इतनी सी बात है। अच्छा, इस पूरी एक्सरसाइज में हमको आंसर नहीं निकालना है, हमको सिद्ध करना है। जितने भी क्वेश्चन है उसमें सिद्ध करना है, और सिद्ध करने का उसमें सभी क्वेश्चनों का तरीका एक है। क्या कहता है कि सिद्ध करो कि यह है। तो हम शुरू से कह देते हैं कि भैया चलो मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है। कहता है कि सिद्ध करो एक अपरिमेय। ठीक है, तो हम कह लेंगे ठीक है चलो मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए परिमेय। तो परिमेय के जो गुण हैं, परिमेय संख्या की जो प्रॉपर्टी है, परिमेय संख्या की जो विशेषता है, उस पर ये खरा उतरना चाहिए। ये उस पर ये खरा नहीं उतरता है तो ये परिमेय नहीं है, ये परिमेय नहीं तो ये एक अपरिमेय है। बस इस तरीके को, इस सिद्धांत को हम यहाँ अपनाएंगे बेटा। तो क्या लिखें? लिखें माना अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या न होकर एक परिमेय संख्या है। आप देखो, किसी भी परिमेय संख्या को ठीक है, तो किसी भी परिमेय संख्या को हम P/Q के फॉर्म का लिख सकते हैं। ठीक है, जहां P और Q क्या है? P और Q कोई भी पूर्णांक है। बात समझ पा रहे कि नहीं बात समझ पा रहे? तो माना रूट 5 एक अपरिमेय संख्या न होकर एक परिमेय संख्या है। तो हम ये थ्योरी है इस पे ज्यादा दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है। बस एक प्रोसेस है, उसी प्रोसेस पे चलना है बेटा। माना रूट 5 एक अपरिमेय संख्या न होकर एक परिमेय संख्या है, तो हम रूट 5 को क्या R/S के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, अतः रूट 5 इक्वल टू R/S। अच्छा, कोई सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि ये क्या है, R एक पूर्णांक है, S है एक पूर्णांक है, तो कोई एक कॉमन नंबर ऐसा हो सकता है एक के अलावा, जिससे R भी विभाजित हो जाए और S भी विभाजित हो जाए। एक उभयनिष्ठ खंड एक के अलावा कुछ और भी हो सकता है। एक सिचुएशन कोई बन सकती है, जैसे मान लीजिए ये हो सकता है, मान लो हो 36/40, तो 1 के अलावा ये इसमें उभयनिष्ठ खंड क्या है बेटा? 4 है, 4 9 36 और 4 10 40। तो हम क्या करेंगे, ऐसी सिचुएशन में 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो
तो एक नया इंटीजर मिल जाता है, एक नया पूर्णांक मिल जाता है, तो हम लिखेंगे माना। देखो ये प्रोसेस है, ये एक मेथड है, ये मेथड कैसा है, थ्योरेटिकल मेथड है, इसमें ज्यादा कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, एक प्रोसेस है, बस इसी प्रोसेस पे चलना है। आंख बंद कर, आंख नहीं बंद करना है, लेकिन दाएं बाएं नहीं देखना है, ठीक है, बिल्कुल एक सिस्टम है, इसी सिस्टम पे चलते जाना है और 3 में 3 नंबर लेके आना है, और लिखना पड़ेगा क्योंकि बड़े क्वेश्चन में आता है। माना, क्या लिखे, माना आर और एस का एक के अलावा कोई दूसरा कॉमन दूसरा उभयनिष्ठ कॉमन का क्या मतलब बेटा, उभय, दूसरा कॉमन, दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड है। ठीक है, कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF है, HCF एक के अलावा कोई दूसरा भी गुणनखंड है, उस उभयनिष्ठ, इसमें लिखना पड़ेगा बेटा, लिखने से ना भागना बेटा, उभयनिष्ठ गुणनखंड से भाग करने पर माना A और B दो सह अभाज्य, शब्दों पे ध्यान देना बेटा, यदि आप हिंदी में लिख रहे हो तो इन शब्दों को याद रखना। दो सह अभाज्य पूर्णांक मिलते हैं, ठीक है। अब हमने क्या लिखा ये समझो बेटा, अतः क्या बेटा, √5 इक्वल टू या √5 बराबर क्या बेटा, A/B, A/B, ठीक है। यदि हम इसमें उस कॉमन नंबर से डिवाइड कर दिया, जैसे मान लो 36/40 था, 36/40 था, 4 से भाग किया तो 9/10 आया, नया पूर्णांक आया 9/10, तो वही हो गया। ये आर में हम उससे डिवाइड किए तो ए मिल गया, और बी में उसी उभयखंड से डिवाइड किया तो एस में डिवाइड किया तो बी मिल गया। इसको हम समीकरण 1 डाल देते हैं, ठीक है। नहीं, अभी समीकरण 1 ना लिखें, इसको थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, ठीक है, 1 लाइन और बढ़ा दें। अच्छा देखो क्या है बेटा, जब हम समीकरण, ये क्या है बेटा, समीकरण है। समीकरण क्यों है, यदि हम वर्ग का चिन्ह लगा है, कोई मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, ठीक है, कोई गणितीय कथन है और बीच में बराबर का चिन्ह लगा है, तो वह समीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा, समीकरण कहलाता है। और समीकरण को जब हम आगे बढ़ाते हैं तो क्या लिखते हैं, या अथवा लिख करके आगे बढ़ाते हैं। तो ये क्या हो गया, या, अब हम क्या करेंगे, b को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, और तो क्या हो जाएगा, a = b√5, या a बराबर √5 को पहले लिख लो, √5b, ठीक है। इसको समीकरण 1 मान लो। अब हम, ठीक है, अब बस वही है, हम क्या बता देते हैं कि √2, √3, √5 जैसा भी निकालना है सब ऐसे ही करेंगे। जैसे बाई चांस हमको √3 का निकालना होगा तो हम यहाँ 3 लिख देंगे, यहाँ 3 लिखा रहेंगे, जहां जहां 5 है वहां 3 लिखा रहने देंगे, जहां जहां 5 है बस चीजें अपने आप बढ़ती जाएंगी बेटा, ठीक है। तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या करेंगे, क्यों, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर
दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है। ये क्या हो जाएगा बेटा, इधर वर्ग करोगे तो a की घात 2 हो जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा। इधर वर्ग करोगे तो √5 से मल्टीप्लाई होगा तो 5 बचेगा, 5 इधर हो जाएगा b स्क्वायर। अब देखो यहां थोड़ा सा समझने की बात आ गई है, ठीक है। हम लिखेंगे तो है ये, और रटना नहीं बेटा, ठीक है, समझ के लिख करना है। चाहो तो रट भी सकते हो, ठीक है, लेकिन आया कहां से है? ये हमको दिमाग में रखना चाहिए ताकि हम भूलेंगे नहीं। अब देखो a स्क्वायर बराबर 5 गुणा b स्क्वायर, यहां कोई साइन नहीं तो क्या माना जाएगा, इनटू। अब देखो ये बताता है कि a स्क्वायर के गुणनफल में, गुणनखंड में एक गुणनखंड 5 भी है। जो हम कहना चाह रहे हैं समझ पा रहे बेटा, कि a स्क्वायर के गुणनखंड में एक गुणनखंड 5 भी, जैसे क्या बेटा, जैसे 10 का स्क्वायर 100 होता है, और 100 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 × 20, ठीक है। 100 को हम लिख सकते हैं 5 × 20। तो यदि 10 का स्क्वायर 5 गुणा 20 है, इसका मतलब ये हुआ कि 10 के स्क्वायर में, 10 के वर्ग में 5 से हम भाग कर सकते हैं। यही हुआ ना बेटा, किसी के गुणनखंड यदि हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि उस गुणनखंड से उसको हम भाग कर सकते हैं। हमारी पहली प्रमेय क्या थी, किसी भाज्य संख्या को, क्या बेटा, किसी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, ठीक है। तो अब ये क्या हुआ बेटा, ये 10 का स्क्वायर को हम 5 गुणा 20 लिख रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि 5 से हम इसमें भाग कर सकते हैं। चलो इसको छोड़ो, अभी ये मान लो 36 इक्वल टू क्या है, 2 × 2 × 3 × 3। तो ये क्या बताता है, यदि 36 की ये गुणनखंड है तो इसका मतलब 36 2 से भी डिवाइड हो सकता है, 36 3 से भी डिवाइड हो सकता है, ठीक है। तो यही है, यहाँ है कि उपरोक्त से स्पष्ट है कि a स्क्वायर से a स्क्वायर 5 से विभाजित है। क्या लिखें, उपरोक्त से स्पष्ट है, उपरोक्त से स्पष्ट है, ये बात समझ पा रहे हो कि a स्क्वायर के खंड, गुणनखंड 5 और b स्क्वायर है, इसका a स्क्वायर जो है 5 से भी विभाजित है और b स्क्वायर से भी विभाजित है। तो हम a स्क्वायर को 5 से विभाजित है ये लिख लेते हैं। उपरोक्त से स्पष्ट है, क्या है बेटा, स्पष्ट है कि, उपरोक्त से स्पष्ट है कि a स्क्वायर 5 से विभाजित है, 5 से विभाजित है। बस ये प्रोसेस है बेटा, इस प्रोसेस को अपनाना है। a स्क्वायर 5 से विभाजित है, ठीक है। चूंकि a स्क्वायर 5 से विभाजित है, इसलिए a भी 5 से विभाजित होगा। अभी सबसे पहले हमने अभी लिखा है, मिटाया नहीं है, p से a स्क्वायर विभाजित है तो p से a भी विभाजित होगा, ठीक है। a स्क्वायर 5 से विभाजित है तो a भी 5 से विभाजित होगा, यही है बेटा। p की जगह पे यहाँ क्या है, 5 है, बस ये मेन चीज है, a भी 5 से विभाजित होगा, ठीक है। अब ये एक इंपॉर्टेंट तथ्य है, इस तथ्य को हम नाम दे देते हैं, क्या नाम देते हैं,
ठीक है। अब देखो ए 5 से विभाजित है, इसका मतलब ए के खंड में 5 आएगा। ए क्या हो गया बेटा, भाज्य संख्या हो गया, ठीक है। और उसके गुणनखंड में ए का गुणनखंड 5 है, क्यों, ए 5 से विभाजित है। क्या बेटा 10 ये 2 से डिविजिबल है, तो हम 10 को 2 into 5 लिख सकते हैं, ना बेटा। तो क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि 10 2 से डिविजिबल है। क्या बेटा, मान लो 18 2 से डिविजिबल है, तो हम 18 को 2 into 9 भी लिख सकते हैं, ठीक है। मान लो 20 2 से डिविजिबल है, तो हम 20 को 2 into 10 लिख सकते हैं। तो ये ठीक है, 5 9 10 कोई भी पूर्णांक है, 5 9 10 कोई भी पूर्णांक है, ए को 5 से विभाजित होगा, अतः ए को माना, चलो डायरेक्ट लिख लेते हैं, अतः माना ए बराबर 5C, ठीक है। प्रोसेस है, देखो हमने बताया था ना कि 2 से विभाजित है, तो हम 2 गुणा 5 लिख सकते हैं, 2 गुणा 9 लिख सकते हैं, 2 गुणा 10 लिख सकते हैं। ऐसे ही ये 5 से विभाजित है, तो 5 गुणा C लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 5 गुणा C, जहां ब्रैकेट में लिख लो, जहां C एक पूर्णांक है, ठीक है। ये पूरा अपनाना है, ठीक है। जहां जहां 5 आ रहा है, वहां वहां यदि आप 3 लिख दोगे तो √3 आप सिद्ध कर ले जाओगे कि अपरिमेय है। यदि 2 लिख लोगे तो सिद्ध कर ले जाओगे कि √2 एक अपरिमेय है, बस। तो a = 5C, उपरोक्त में क्या a की वैल्यू हम किसमें रख देंगे, समीकरण 1 में रखने पर a का मान, क्या बेटा, a का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एक यहाँ पे 5C लिखना है ना, तो ये क्या हो जाएगा, 5C = √5B, ठीक है। यही होगा ना बेटा। एक यहाँ पे हमने क्या लिख लिया, 5C। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या हो जाएगा, ये 5C का वर्ग करोगे, पूरे पक्ष का वर्ग कर रहे हैं, तो हो जाएगा 25C²। √5 का वर्ग करोगे तो 5 बचेगा केवल, √5 को √5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 आता है, × B², ठीक है। अब इसी चीज को आगे बढ़ाते हैं, ये क्या हो गया, समीकरण हो गया। समीकरण को आगे बढ़ाते हैं तो क्या लिखते हैं, या, ठीक है। तो ये चीज अब यहां आ जाएगी। अब इसको हम रफ कर देते हैं, ठीक है। ठीक बेटा, खूब शांत मन से करोगे तो बढ़िया दिमाग में बैठेगा, ठीक है। और आपको खूब मेहनत करनी है, बस ये ना समझना कि ये कर लिया तो काम हो गया। ये समझ लो एक इंट्रोडक्शन है, ये परिचय है, ठीक है। किसका, वास्तविक संख्याओं में एक्सरसाइज 1.2 का। इस परिचय के आधार पे, इस इंट्रोडक्शन के आधार पे, ये पूरा इंट्रोडक्शन समझो, आपको खूब सारा करना है, ठीक है। तो कहां पहुंच गए थे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर इतना आया। अब देखो ये है 25 है, यहाँ 5 है, तो दोनों तरफ 5 से डिवाइड कर दो, और यहां लिख दो या 5 से डिवाइड करोगे क्या जाएगा, 5C², 5C का वर्ग बराबर कितना बेटा, B²। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, या B² बराबर 5C वर्ग। अब देखो फिर वही बात आ गई, वहां आया था A² बराबर 5B का वर्ग, मतलब ये क्या हो गया था कि A² 5 से
विभाजित है। यही चीज यहां हो गई कि बी स्क्वायर के गुणनखंडों में से यह क्या है बेटा, एक भाज्य संख्या है, इसका भाज्य है, इसको 5 गुणा सी स्क्वायर के रूप में लिखा गया है। किसमें लिखा गया है, 5 इंटू सी स्क्वायर। तो क्या हुआ, स्पष्ट है, उपरोक्त से स्पष्ट है, उपरोक्त से स्पष्ट है कि क्या बेटा, कि बी स्क्वायर 5 से भाज्य है, 5 से क्या है, भाज्य है। चूंकि बी स्क्वायर 5 से भाज्य है, अतः इसलिए डी भी 5 से भाज्य होगा। ठीक है, अब देखो यहां एक स्टेटमेंट आया था ये कि ए 5 से विभाजित होगा, यहां आ रहा है कि बी भी 5 से विभाज्य होगा। तो अब देखो क्या हो गया, ये हो गया कि जो हमने माना था कि ए और बी सह अभाज्य पूर्णांक हैं, तो ये तो गलत हो गया बेटा, है? ये अभाज्य कहां हुए, ये भी 5 से भाज्य हो रहा है, ये भी बी भी 5 से भाज्य हो रहा है, तो ये क्या हो गया बेटा, उल्टी बात हो गई, हमारा मानना गलत हो गया। यही चीज हम लिख दे रहे हैं कि जो हमने माना था वो गलत हो गया भैया। क्या लिखें, परंतु हमारी परिकल्पना, परिकल्पना लिखोगे ना, या हमारी मान्यता, जो भी लिख लो दोनों चलेगा। परंतु क्या लिखे बेटा, परंतु हमारी मान्यता के अनुसार ए क्यों, एक चीज अभी ये लिखना भूल गया ना, अभी लिखना छूट गया ना कि ये ए भी 5 से विभाजित है, बी भी 5 से विभाजित है, तो ए और बी सह अभाज्य नहीं है। तो लिख लेते हैं, क्या लिखें, कथन ए और बी, वहां कैपिटल ए लिखो चाहे कैपिटल बी लिखो, कथन ए और बी के अनुसार, बी के अनुसार ए और बी सह अभाज्य, सह अभाज्य, को प्राइम, सह अभाज्य संख्याएं नहीं है। दोनों 5 से विभाजित हैं। √2 निकालोगे तो देखना बेटा 2 आ जाएगा कि दोनों 2 से विभाजित हैं, दोनों 5 से विभाजित हैं, दोनों 5 से विभाजित हैं। ठीक है, परंतु हमारी मान्यता के अनुसार या हमारी कल्पना के अनुसार, परंतु हमारी कल्पना के अनुसार
ए और बी क्या बेटा सह अभाज्य है, सह अभाज्य है, सह अभाज्य है। अब देखो दो चीजें आ गई हैं। हम परिमेय संख्या मान लिए थे और उसके आधार पे बढ़ते गए तो क्या पाए कि ए और बी 5 से विभाजित हैं, ये को प्राइम नहीं है। लेकिन यदि हम √5 को एक परिमेय संख्या मान करके चलते हैं तो ए और बी क्या था, सह अभाज्य थे। यहाँ लेकिन ए और बी सह अभाज्य नहीं है, 5 से विभाजित हो रहे हैं। तो हमारी कल्पना जो है गलत हो गई। तो हमारी कल्पना अतः हमारी कल्पना त्रुटिपूर्ण है। हमारी कल्पना त्रुटिपूर्ण है। क्या कल्पना थी कि √5 एक परिमेय संख्या है। मेरी कल्पना चाहे यहां लिख दो ब्रेकर में, √5 एक परिमेय संख्या है। लिखने में कसर ना छोड़ बेटा, समय का ध्यान देना बस। √5 एक परिमेय संख्या है, ये हमारी कल्पना थी। ठीक है, इसको ब्रेकर में दिया। हमारी कल्पना त्रुटिपूर्ण है। कैसी बेटा? त्रुटिपूर्ण है। अतः √5 एक परिमेय संख्या ना होकर एक अपरिमेय संख्या है। वेरी गुड। अपरिमेय संख्या है। ठीक है, बस आपने बढ़िया लिख किया है। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे? सिद्ध कर दिया है, तो यहाँ लिख देंगे इति सिद्धम। क्या लिखते हो बेटा? ये लिखते हो ना, इति सिद्धम। शान से लिखो थोड़ा सा। क्यों शान से? क्योंकि मेहनत किया है बेटा, समय दिया आपने, और प्यार से लिखा है, और जितना लिखना चाहिए था उतना लिखा है, उसमें कोई कमी नहीं छोड़ी है। और परीक्षा में ये 3 नंबर का क्वेश्चन है तो आपके 3 में 3 पक्के हैं बेटा। तो बहुत सुंदर बेटा। बस क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया तो बोर्ड में इस चैप्टर से लगभग 70% आप कर चुके, क्योंकि 5 या 6 नंबर का ही ज्यादा से ज्यादा आएगा बेटा इसमें से, और 3 नंबर का तो ये आपने कर ही लिया। हो सकता है 4 नंबर का कुल आवे 70 में से, तो 4 नंबर का आता है, तो ये 3 नंबर का। अच्छा, ये जरूर आएगा, कोई भी एक आ सकता है। ठीक है, कोई जरूरी नहीं कि √5 आवे, √3 भी आ सकता है, √2 भी आ सकता है, और √7 भी आ सकता है। एक आएगा लेकिन। ठीक है, तो जहां जहां 5 था वहां हमको 2 लिखना है। कब? तब जब √2 को हमको एक अपरिमेय संख्या बतानी हो। ठीक है, और अब देखो, अब दूसरे टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, कॉम्बिनेशन है इसमें। क्या है? समावेश है। किसका समावेश है? एक परिमेय संख्या का और एक अपरिमेय संख्या का। ठीक है, √5 क्या है? अपरिमेय, और 2 क्या है? परिमेय। तो 2√5 क्या है? समायोजन है। किसका? परिमेय और अपरिमेय। और याद रखना बेटा, ये तो ऐसे हो गया, उनको प्रूव करना है। लेकिन कभी कभी हो सकता है 1 नंबर में हमसे पूछे कि बताओ ये परिमेय की अपरिमेय, तो हमको बताना पड़ेगा। सॉल्व नहीं करना, हमको याद रखना पड़ेगा। हमको पता होना चाहिए कि जब अपरिमेय और परिमेय का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है, समन्वय होता है, चाहे वो प्लस के साथ हो, चाहे माइनस के साथ हो, चाहे इनटू के साथ हो, चाहे डिवाइड के साथ हो, चाहे धन हो, चाहे ऋण हो, चाहे गुणा हो, चाहे भाग हो। किसके साथ? एक परिमेय एक अपरिमेय के साथ। तो जो रिजल्ट आता है, जो परिणाम आता है, वो क्या होता है? एक अपरिमेय होता है।
बस ये हमको याद रखना है। ठीक है, इसको तो हमको प्रूव करना पड़ेगा। अच्छा, इस तरीके के क्वेश्चन ये हमको प्रूव करना है, ये प्रूव करना है, या ये प्रूव करना है, या ये प्रूव करना है, या ये प्रूव करना है कि ये एक अपरिमेय संख्या है। तो इसकी मतलब ये हुआ मान्यता कि ये √2 गिवन है, √2 गिवन है, या √2 अंडरस्टूड है कि √2 एक अपरिमेय है। आप ये समझ लो कि हमको ये दिया है, √2 को परिमेय अपरिमेय नहीं प्रूव करना है, पूरे सिस्टम को अपरिमेय प्रूव करना है, और हमको हेल्प लेनी है, हमको सहायता लेना है किसका, कि √2 एक अपरिमेय है। ये दिया है, दिया ही की तरीके से, दिया है की तरीके से ये व्यवहार करेगा, इसको व्यवहार में लाएंगे। ठीक है, तो अभी हम 3 + 2√5 वाला करेंगे। उसके आधार पे बेटा आपको ये करना है, और ये करके आपको हमें बताना भी कि सर जी हमने कर लिया है। ठीक है, तो हम करते हैं बेटा। हमने क्या बताया कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इस कॉम्बिनेशन में ये हमको समझ लो दिया है। ठीक है, √5 के चक्कर में हमको नहीं पढ़ना है कि इतना पूरा प्रूव करके लाए। तो क्या बेटा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है ना बेटा। तो आप आंसर उत्तर 2 लिख सकते हो। क्या लिखते हो, उत्तर 2, उत्तर 2। उत्तर क्या बेटा, ये वही है थ्योरम, मतलब सिद्ध करना है, तो कोई बात नहीं, सिद्ध करना है। कैसे शुरू करोगे, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्यों, ये भाग रहा है ना ऊपर, कोई बात नहीं। ठीक है, सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो कैसे सिद्ध करें बेटा, वही पुरानी बात, क्या, चलो मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए √5 नहीं, क्या 3 + 2√5, 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ये है ना, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो क्या लिखें, माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, सब में ऐसे ही करेंगे बेटा। मान लेते हैं कि एक परिमेय संख्या है, तो फिर यदि परिमेय संख्या है तो इसको हम a/b के फॉर्म पर लिख सकते हैं। a और b क्या है, a b को हम शुरू से मान लेते हैं कि a और b क्या है, सह अभाज्य पूर्णांक है, सह अभाज्य पूर्णांक है। तो क्या लिखें, अतः 3 + 2√5 को a/b के रूप में क्यों लिखा जा सकता है, क्यों, क्योंकि हमने मान लिया कि परिमेय, भाई तुम कह रहे थे परिमेय अपरिमेय है, प्रूव करो, तो हम कहते चलो ठीक है, हम प्रूव नहीं करेंगे, मान लेते हैं कि ये परिमेय है, तुम्हारी बात मान लेते हैं। फिर परिमेय है तो परिमेय के गुण इसमें होने चाहिए, और परिमेय का गुण है क्या, यदि 3 + 2√5 परिमेय है तो इसको हम a/b के रूप में लिख सकते हैं, के रूप में लिख सकते हैं। a और b क्या है, कोई भी लिख सकते हैं। जहां a और b सह अभाज्य संख्याएं
संख्याएं हैं। ठीक है, बस 3+2√5 क्या है? सअभाज्य संख्या है। तो बस इसको हम स्टेटमेंट में लिख लेते हैं, समीकरण में लिख लेते हैं, अथवा अतः 3+2√5 कितना बेटा? 2√5 इक्वल टू a/b। ठीक है, 3+2√5 इक्वल टू a/b। अब √5 को केवल इधर रखेंगे, धीरे धीरे सबको ट्रांसफर करेंगे, अथवा या लिखते हो ना बेटा, या 2√5 इक्वल टू a/b -3, या उसको थोड़ा सा वो कर लो, 2√5 इक्वल टू एक एलसीएम ले लोगे, b और 1 का b आएगा ना, और यहाँ a रह जाएगा, यहाँ 1 ही हमने b लिख लिया है, तो b से ऊपर भी मल्टीप्लाई होगा -3b। ठीक है, सही चला ना बेटा? अब 2 को भी इधर ट्रांसफर कर दो, तो ये क्या हो जाएगा? √5 इक्वल टू a -3b/2b। अब देखो, a और b क्या है? कोई सहअभाज्य संख्याएं। ठीक है, a और b कोई अभाज्य संख्याएं हैं, तो a -3b भी तो कोई अभाज्य संख्या होगी। क्यों? बात समझ लो, समझो बेटा, आराम से, खूब एहसास करो, ये रटना नहीं है। a -3b, देखो a क्या है? कोई अभाज्य संख्या है, b भी कोई अभाज्य संख्या है, तो a -3b हम कह रहे हैं भी एक अभाज्य संख्या होगी। कैसे? जैसे मान लो a की कोई भी वैल्यू ले लो, कोई भी पकड़ो, a की वैल्यू मान लेते हैं 2 है, तो a की जगह पे हम 2 लिख दें, माइनस की जगह पे माइनस लिख दें, और 3 की जगह पे 3 लिख दें, और b की वैल्यू मान लो, a की वैल्यू 2 है और b क्या, a की वैल्यू 2 है और b की वैल्यू 3 है। क्या लिख रहे थे? a -3b, तो 2 - 3 × 3 कितना आ जाएगा? 2 में से 9 जाएगा 7, माइनस का 7, क्या है? -7 एक अभाज्य संख्या हो गई। ऐसे 2b, 2b कितना हो जाएगा? 2b हो जाएगा हमारा, 2b भी हमारा 2 × 3 6 हो जाएगा। a की वैल्यू कोई भी ले लो, कोई अभाज्य संख्या ले लो, मान लो 5 और 7 ले लेते हो, क्या ले लेते हो? 5 और 7, तो a -3b कितना हो जाएगा? a यानी 5 - 3 × 7 कितना आ जाएगा? 5 - 21। ठीक है, और 2b 2 × 3 6 आ गया। ये कितना आ गया बेटा? 11 में 21 में से 5 चला जाएगा, 21 में से 5 चला जाएगा, माइनस का 16, और ये कितना हो जाएगा? 6। डिवाइड करोगे तो कितना रिजल्ट आ जाएगा? 2 8 16, 2 3 6, -8/3 क्या आ गया बेटा? -8/3 क्या हो गया? ये भी एक अभाज्य संख्या हो गया। तो कहने का मतलब ये कि यह एक अभाज्य संख्या है, ये भी एक अभाज्य संख्या है, तो इसका रिजल्ट भी एक अभाज्य संख्या होगा। चूंकि क्या लिखें? चूंकि a और b एक अभाज्य, या ऐसे भी लिख सकते हो कि a/b एक परिमेय संख्या है, तो a -3b/2b भी एक परिमेय संख्या होगी। या चलो ऐसे लिख लेते हैं, a और b एक अभाज्य संख्या है। क्या बेटा? अभाज्य संख्या है। अतः a -3b तथा 2b भी अभाज्य, क्या इसको पूर्णांक कर सकते हो,
ए और बी एक अभाज्य संख्या है, तो a माइनस 3b अपॉन 2b भी एक अभाज्य संख्या होगी, अभाज्य संख्या होगी। ठीक है। ए और बी हम लोग क्या मान के चलते हैं, सअभाज्य संख्याएं थी। तो जो इनका रिजल्ट आएगा बेटा, है जो ये इसका जो रिजल्ट आएगा ये भी एक इसका रिजल्ट जो आएगा वो भी एक अभाज्य संख्याओं का युग्म होगा। ठीक है, या यूं समझ लो कि ए और बी एक अभाज्य संख्या है, ऐसा नहीं लिख करके इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं। इसको ये ऐसा नहीं लिखो, इसको लिख दो इसमें ये लिख दो सीधे, थोड़ा सा कम लिखना भी पड़ेगा। क्या लिखोगे, चूंकि ए अपान बी एक परिमेय संख्या है, ज्यादा लिखना भी नहीं पड़ेगा। चूंकि ए अपान बी एक परिमेय संख्या है, इसलिए क्या बेटा, ए माइनस 3b अपान 2b भी एक परिमेय, ठीक है, ज्यादा लिखना नहीं पड़ेगा, एक परिमेय संख्या होगी। बात समझे? ए अपान बी क्या है, एक परिमेय संख्या है, तो जिसका ए में से 3b को माइनस कर देंगे जो आएगा, और उसको 2b से डिवाइड कर देंगे, तो जो रिजल्ट आएगा ये चीज, ये भी एक क्या होगी बेटा, परिमेय संख्या होगी। लेकिन क्या हुआ, ये परिमेय है तो ये भी परिमेय होना चाहिए, परंतु हमने बताया था ना कि √5 जो है दिया है, एक समाज से हिडन रूप से छुपे तौर पे दिया है कि √5 जो है एक अपरिमेय संख्या है, परंतु √5 एक अपरिमेय संख्या है। अब देखो, ये क्या हो गया बेटा, ये परिमेय हो गया और ये एक अपरिमेय है, तो परिमेय की इक्वल नहीं हो सकता, तो ये विरोधी बात आ गई। तो यह विरोधी तथ्य हमारी गलत कल्पना के अनुसार हुआ है, हमारी गलत परिकल्पना के कारण आया है। ठीक है, कल्पना क्या थी कल्पना कि ये 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, अतः 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या ना होकर क्या बेटा, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, बस यहां लिख दो, इति सिद्धम। वेरी गुड, आपने सिद्ध कर दिया। ठीक है, इति सिद्धम, ये लिखते हो ना बेटा। ठीक है, बस सिद्ध करने को कहा था, आपने सिद्ध कर दिया। वेरी गुड। तो जैसे आपने ये 3 + 2√5 किया है, ऐसे बेटा आपको 6 + √2 कर देना है। बस ऐसे लिखेंगे कि माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, तो 6 + √2 = a अपान b, फिर √2 = a अपान b - 6। ठीक है, उसको सॉल्व करोगे कर दोगे वो एक
परिमेय संख्या है, जबकि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये विरोधी बातें इसलिए आई कि हमारी मान्यता गलत थी, हमारी कल्पना गलत थी। अतः 6 + √2 क्या है बेटा? 6 + √2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। अब क्या बेटा? थर्ड क्वेश्चन नंबर 3 का पहला और सेकंड पार्ट करते हैं। ठीक है, पहला और सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट तो आप कर लोगे बेटा। एक बात और बेटा, यदि आप हमारा इस समय वीडियो देख रहे हैं, सेशन हमारा कर रहे हैं, तो आप कमेंट में लिखो जरूर बेटा। कुछ भी आपके मन में आता हो वो जरूर लिखो, हमें पता चलता है कि आपने हमको देखा, ठीक है, हमको समझा। और कोई भी यदि कोई भी बुराई हो, जैसे कल हमारे किसी एक बच्चे ने कहा कि सर विजिबल नहीं है, जो आप बोर्ड पे लिखते हो विजिबल नहीं, तो हमने क्या किया, आज हमने रेड और ब्लैक का कॉम्बिनेशन कर दिया। पहले ब्लू से लिखते थे, ब्लू थोड़ा सा हल्का था। ठीक है, तो इस तरीके की चीजें हैं। यदि हमारे पढ़ाने के तरीके में भी कुछ गलत हो या कुछ नहीं समझ में आ रहा हो तो कमेंट में बेटा जरूर लिखो। ठीक है, अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं? सिद्ध करना है कि 1/√2 एक अपरिमेय है। उत्तर 3। क्या लिखना है? सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि 1/√2 फर्स्ट पार्ट है, 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या बेटा? अपरिमेय संख्या है। ठीक है, फिर वही बात मान लेंगे कि 1/√2 एक परिमेय है। माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। क्या बेटा? परिमेय। अतः 1/√2 = a/b। ठीक है, या लिख सकते हो कि एक लाइन और लिख सकते हो, 1/√2 को a/b के रूप में लिखा जा सकता है, जहां a और b एक सह अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, अब इसी को बढ़ाओ या इसको पलट दो, √2/1 = b/a या √2 = b/a। ठीक है, अब देखो √2 b/a, b और a क्या थे? सहभाज्य थे। तो रूट, इसका मतलब ये हुआ ये b/a क्या है? एक परिमेय संख्या है, और √2 एक अपरिमेय। तो ये दो चीजें गलत हो गई, उल्टा हो गया। ये परिमेय, इसको हमने क्या माना था? √2 की क्या माना? इसको पूरे सिस्टम को हमने क्या माना था? 1/√2 को एक परिमेय संख्या है। उसके आधार पे हम आ गए, तो √2 क्या हो गया? b/a आ गया। b/a क्या है? b/a एक परिमेय संख्या है और √2 एक अपरिमेय संख्या है। चूंकि b/a एक परिमेय संख्या है, और √2 एक अपरिमेय संख्या है, यह विरोधी बातें, यह विरोधी तथ्य हमारी
गलत मान्यता से प्रकट हुई है। गलत मान्यता क्या थी? मान्यता ये थी कि 1/√2 1/√2 एक परिमेय है। ये मान के चले थे ना हम लोग, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, प्रकट हुई है। अतः 1/√2 एक परिमेय संख्या न होकर एक अपरिमेय संख्या है। क्या बेटा? अपरिमेय संख्या है। बस यहां लिख दो इति सिद्धम। बहुत सुंदर बेटा, इति सिद्धम। एक ना एक क्वेश्चन आएगा जरूर बेटा इस कॉन्सेप्ट पे, इस एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन से। ठीक है, इस एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट यदि आपको क्लियर हो गया कि ये इसका मर्म क्या है, क्या है इसका मर्म क्या है, यदि इस अभ्यास का, इस प्रश्नावली का मर्म आपका समझ में आ गया तो आपका कम से कम 3 नंबर का क्वेश्चन पक्का हो गया। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट हो गया। ऐसे ही बेटा सेकंड पार्ट कर लेंगे, बिल्कुल ऐसे ही है, सेकंड पार्ट भी सारे एक जैसे हैं। बस हमको ये मान लेना है कि भैया थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि ये परिमेय है, तो हम परिमेय की गुण पे इस पे खरा उतरना चाहिए, परिमेय की कसौटी पे इसे खरा उतरना चाहिए। यदि खरा नहीं उतर रहा है तो ये क्या बेटा, क्या है? ये एक अपरिमेय संख्या है। सेकंड पार्ट सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्यों सिद्ध करना है? सिद्ध करना है कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय माना, क्या लिखे? माना 7√5 एक परिमेय है, एक परिमेय संख्या है। अतः 7√5 को a/b के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, जहां a और b एक सह अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, इसलिए 7√5 = a/b या √5 क्या होता है? √5 बराबर a/7b। अब देखो a/b क्या है बेटा? परिमेय है, तो a/7b भी एक परिमेय होगा, क्योंकि a/b
एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, इसलिए a/7b भी एक क्या बेटा परिमेय संख्या होगी। परंतु √5 एक अपरिमेय संख्या है, ये गिवन है, ये अंडरस्टूड है, ये √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। √5 एक अपरिमेय संख्या है। यह विरोधी तथ्य हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना, लिख लो कल्पना, क्या कल्पना थी कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। यह विरोधी तथ्य हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना से प्रकट हुई है। अतः 7√5 एक परिमेय संख्या न होकर के 7√5 एक परिमेय संख्या न होकर एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। बस ये लिख दिया और यहां लिख दिया इति सिद्धम, इति सिद्धम। बस बेटा इस तरीके से ये प्रश्नावली 1.2 आपने समाप्त कर लिया। ये प्रश्नावली नहीं है, ये एक नमूना है। हम फिर बार बार कहते हैं कि एक स्टूडेंट थी हमारी सीबीएसई बोर्ड की, ठीक है, उसने कहा कि सर एनसीईआरटी कर लें, तो बस उसी एनसीईआरटी से ही आएगा, सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही आएंगे। हमने कहा एनसीईआरटी एक माध्यम है, एक क्वेश्चनों के प्रश्नों के तरीके को बताती है, उस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, इसलिए खूब ज्यादा प्रैक्टिस करना है। केवल इतने क्वेश्चन आपने कर लिए और आपने सोचा कि हम पूरे में पूरे मार्क्स ले आएंगे, तो कहीं कहीं हो सकता है फंस सकते हैं। तो 1.1 आपने किया, 1.2 किया है, ये तो किया ही किया, इसके सारे आप उदाहरण करोगे और रेफरेंस बुक से भी क्वेश्चंस करोगे, ठीक है। हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी के वीडियो भी डाल रखे हैं, सीबीएसई बोर्ड के और यूपी बोर्ड के भी क्वेश्चंस डालेंगे। और तो आज के लिए बस इतना ही। खूब मेहनत करना है आपको, खूब आगे बढ़ना है। और हमारा अपना एक ऐप भी है मैथ स्टडी सर्कल का, मैथ स्टडी सर्कल के ऐप को आप ज्वाइन करके आप ऑनलाइन क्लासेस भी ले सकते हो। बहुत सारे नोट्स और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, बहुत सारी चीजें वहां से आपको मिल सकती है। आज के लिए बेटा बस इतना ही। और यदि आपने सेशन हमारा ठीक से देखा है, समझा है और किया है, तो यदि कहीं ना कहीं कुछ चीजें आपको लग रही हो, कुछ कमेंट जरूर करो बेटा। और यदि आपने इस चैनल को शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दो और अपने दोस्तों में सब्सक्राइब करो। ठीक बेटा, धन्यवाद।